आप सभी का स्वागत है फिर से इस पास लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस को। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था इकोनॉमिक्स पार्ट को, स्टार्ट कर दिया था बेसिकली। हमने 15 क्वेश्चंस को कवर किया था। हमने कुछ नया सीखा, कुछ पुराना रिवाइज किया। ओके, इस लेक्चर में हम सेम चीज को कंटिन्यू करेंगे। या तो हम कुछ नया सीखेंगे या फिर हम कुछ पुराना रिवाइज करेंगे। ओके ओके, सो इस नोट के साथ आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि जो फिजिकल रिस्पॉन्स है या फिर बजट मैनेजमेंट है, एक्ट है उसका, वो इंडिया में किसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, या फिर फिजिकल डेफिसिट, या फिर उसको मैनेज करने के लिए? 40 सेकेंड्स आपके पास आंसर करने के लिए। ओके, ऑप्शन में शुरू होता है आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इसका सी। तो बेसिकली ये जो एक्ट है, इसको शॉर्ट में हम FRBM के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये पास हुआ था आपका 2003 में। किसके लिए? इंटर जनरेशनल इक्विटी के लिए, फॉर इंटर जनरेशनल इक्विटी के लिए। और इंटर जनरेशनल इक्विटी का क्या मतलब हुआ? सो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि सभी रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर होनी चाहिए नेक्स्ट जनरेशन के साथ में, जो कि जो भी प्रीवियस वन के पास थी। ऑलराइट, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर कोई जनरेशन, यानी मान लीजिए हमारी जो जनरेशन है ये अगर इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज इस्तेमाल करती है, जितनी भी रिसोर्सेज हैं ये सब शेयर होनी चाहिए दूसरी जनरेशन के साथ में। ऑलराइट, तो ये था आपका इंटर जनरेशन इक्विटी। सो FRBM जो है बेसिकली ड्राफ्ट किया गया ताकि इंटर जनरेशन इक्विटी को मेंटेन किया जा सके। अब सवाल ये है कि FRBM सपोर्ट कैसे करता है इंटर जनरेशन इक्विटी को? तो बेसिकली डील करता है एक्सटर्नल डेप्थ से, फैक्टर से। डेट जो है बेसिकली ये होता है लाइबिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं लोन। जो भी अमाउंट बोरो किया गया है आउटसोर्स से, या फिर गवर्नमेंट जो है वो लायबल है उसको रिपे करने के लिए, बेसिकली होता है एक्सटर्नल डेथ। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा लोन बाहर से ना उठा ले कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो सभी उसमें यूटिलाइज हो जाए। ऑलराइट, उसको रिपे करने में। यानी मान लीजिए कि अगर हमारे पास है फाइनेंशियल रिसोर्सेज 100 रुपए की। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक्शनल डेप्थ है 10K 20K 30K 50K, तो सही है, इसमें से हम पे कर सकते हैं। ऑलराइट, ये डेप्थ जो है लो है हमारे अमाउंट से। लेकिन अगर हमारे पास 100 रुपए है और जो डेप्थ है वो 200 रुपए की है, तो क्या होगा कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो सभी ऑक्शन हो जाएंगी और हमें अब भी 100 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने हमारे जो कैपेसिटी थी उससे बहुत हाई लोन का अमाउंट लिया था। इसी वजह से जो 3% है GDP का, वो फिक्स होता है एक्सटर्नल डेप्थ के लिए। जैसे कि जो गवर्नमेंट है
वो सिर्फ और सिर्फ आउटर फैक्टर से बोरो कर सकती है अप टू द 3% ऑफ द जीडीपी। जैसे ही 3% जो है क्रॉस हो जाएगा, तो जो गवर्नमेंट है वो अलाउड नहीं होगी ज्यादा और कर्ज उठाने के लिए बाहर की सोर्सेस से, एज पर दी FRBM। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि मेन फंक्शन क्या होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, सेबी। ओके, रेगुलेट करना है बैंकिंग सेक्टर को, रेगुलेट करना स्टॉक मार्केट और प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टर्स को, कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को, प्रमोट करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, FDI को शॉर्ट में। 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी। रेगुलेटिंग जो है स्टॉक मार्केट की और प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, ये काम होता है सेबी का। तो अगर हम बात करें सेबी के बारे में, तो बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में एज ए नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी के तौर पे। इसका मतलब हुआ कि इसके पास अपने खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे और बेसिकली डिपेंडेंट थी गवर्नमेंट पे। ऑलराइट, लेकिन ये साल आया आपका 1992 का, जब इसको ऑटोनोमस बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया। ऑटोनोमस बॉडी, ऑलराइट, जिसका मतलब क्या हुआ कि अब इसके पास अपना खुद का स्टाफ है, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और अपने खुद के वर्किंग फ्रेमवर्क्स हैं। ऑलराइट, तो ये होती हैं अम्यूनिटीज या सर्विसेज जो कि प्रोवाइडेड होती हैं सर्विसेज के बाद सेबी के द्वारा। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन ये है कि स्टॉक मार्केट से आप क्या समझते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट से आपका क्या मतलब। तो बेसिकली जो स्टॉक मार्केट है, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कि आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं शेयर्स को कंपनीज के या कॉर्पोरेट्स के। ऑलराइट, तो जो स्टॉक मार्केट है बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है जहां से आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं शेयर्स को कंपनीज के। क्वेश्चन अब ये है कि शेयर से आप क्या समझते हैं, कि शेयर का मीनिंग क्या है। चलिए इसको समझते हैं। कि मान लीजिए अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ और मेरे पास 100 करोड़ रुपए है की रिक्वायरमेंट है फर्दर ऑपरेशंस के लिए, तो ये हार्ड है कि अगर आपके पास 100 करोड़ का कोई भी इन्वेस्टर हो। ऑलराइट, क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है चीज। तो क्या करा मैंने, मैंने इस 100 करोड़ को 10 करोड़ के हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 10 पार्ट में। ऑलराइट, तो हर एक पार्ट जो है उसके पास वैल्यू है 10 करोड़ की और ये हो जाएगा मेरा शेयर। ऑलराइट, और आप कह सकते हैं कि टोटल मेरे पास 10 शेयर्स हुए। ओके, और एक शेयर की कीमत है 10 करोड़। ओके, तो इस तरीके से कंपनीज जो है वो डिवाइड करती हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट को पार्ट्स में और हर पार्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है शेयर के तौर पे। तो जो पर्सन है 10 करोड़ देगा और एक शेयर खरीदेगा, वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा एज अ शेयर होल्डर। ओके, और जितनी भी एक्टिविटीज हैं बेसिकली ये दो एरियाज में होती हैं। पहला होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा होता है आपका
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके। और सेबी को बेसिकली डिजाइन करा गया है इस पर्टिकुलर थिंग के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अब आइडिया मिल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, जीएसटी, ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स जो लीव्ड होता है इनकम पे, इनडायरेक्ट टैक्स जो लीव्ड होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, टैक्स जो लीव्ड होता है इंटरनेशनल ट्रेड पे, और टैक्स जो लगता है लग्जरी गुड्स पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 20 सेकेंड्स बहुत अच्छा खासा टाइम है इनको आंसर करने के लिए, ओके। और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2017 में, ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया इरेडिकेट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और कंपाइल करने के लिए एक ही टैक्स को फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सी गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम एम्ड है प्रोवाइड करने पे सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा इन शॉर्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएमजेडीवाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, या फोर्थ स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंसर है सी। तो जो पीडीएस है बेसिकली, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था काउंटर करने के लिए फूड इन्फ्लेशन को, और प्रोटेक्ट करने के लिए दी, या फिर आप कह सकते हैं गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑलराइट। और अगर ये पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री ने पीडीएस को रिलीज किया था, या फिर पीडीएस को कौन चलाता है, तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली वो है नोडल एजेंसी जो कि हैंडल करती है पीडीएस को। और पीडीएस जो है बेसिकली उसको दोनों हैंडल करती हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ओके। तो बेसिकली जो प्राइम रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो है रोक के रखना खाने को, होल्ड द फूड स्टोरेज में, और प्रोवाइड करना इसको स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ओके। और जो स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो आइडेंटिफाई करे बेनिफिशियरीज को, ऑलराइट। तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। एमपीसी जो है इंडिया में, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फर्स्ट है फॉर्मुलेट करने के लिए फिजिकल पॉलिसी को, सेकंड है इंप्लीमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को, सी है रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को,
डी है फॉर्मुलेट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को। 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका डी, फॉर्मुलेट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को। तो बेसिकली अगर हम बात करें एमपीसी के बारे में, तो ये होती है कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसको कि हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। ओके। और बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो मेंशन है आर्टिकल 45 ZB में, किसके, आरबीआई एक्ट 1934 में। ऑलराइट, तो इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें कंपोजिशन के बारे में, तो बेसिकली कंप्राइज करता है 6 मेंबर्स को टोटल। ऑलराइट, जिसमें से कि 3 मेंबर्स जो हैं आपके, वो होते हैं बेसिकली आपके आरबीआई ऑफिसर्स। ऑलराइट, और जो 3 मेंबर्स हैं आपके, बाकी 3 मेंबर्स वो होते हैं आपके नॉमिनेटेड पर्सन्स गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलराइट, सो जो एमपीसी है बेसिकली वो मेंशन्ड है 45 ZB में, आरबीआई एक्ट 1934 के। ऑलराइट, जो कंप्राइज करती है 6 मेंबर्स को। 3 में से जो है इनमें से वो आरबीआई ऑफिसर्स होते हैं, और बाकी 3 जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड पर्सन्स गवर्नमेंट के द्वारा, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मुलेट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को। तो याद रखिएगा कि इनके पास 7 दिनों का समय होता है, यह कहें साइलेंट पीरियड होता है 7 डेज का। ओके, बिफोर, पहले और आफ्टर दी पॉलिसी। ऑलराइट, इनके पास 7 डेज का साइलेंट पीरियड होता है बिफोर एंड आफ्टर दी पॉलिसी। ऑलराइट, चलिए साइलेंट पीरियड का मतलब समझते हैं। यानी मतलब हुआ कि पॉलिसी के बारे में बात नहीं करते जो कि बनाने जा रहे हैं। ओके, कि जो प्राइवेसी है या जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन रहे। अब आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी एडवोकेट करती है गवर्नमेंट को स्पेंड करने के लिए ताकि वो स्टिमुलेट कर पाए इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रिसेशन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, केनेसियन इकोनॉमिक्स, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, या मॉनेटरिज्म। 30 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइमर शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इसका बी, केनेसियन इकोनॉमिक्स। ओके, तो चलिए समझते हैं कि केनेसियन इकोनॉमिक्स आंसर क्यों होगा। पहली चीज, हमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। इसके लिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली वो डिफाइन करती है कैपिटलिज्म को, जिसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, और जो मार्केट फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई की, वो डिफाइन करेंगे मार्केट को। ओके, जहाँ पे कि केनेसियन इकोनॉमिक्स है बेसिकली वो बोलती है जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड करेगी पैसे को मार्केट में, मार्केट में, ताकि यहाँ पे आ सके आपका लोगों के जेब में पैसा,
और लोग जो हैं वो चीज़ों को खरीद सके, ताकि जो डिमांड है और इकोनॉमी है वो ग्रो हो सके। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो रिड्यूस कर देगी टैक्स को प्रोडक्शन पे, तो क्या होगा, जो प्रॉफिट मार्जिन है प्रोड्यूसर्स का वो भी बढ़ जाएगा, ताकि वो भी ज़्यादा ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर पाएँ। और जब वो एनलार्ज करेंगे प्रोडक्शन लेवल को, तो उनको लोग चाहिए होंगे, ऑलराइट, और ये हायर करेंगे लोगों को, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी ग्रो होगा फिर। ओके, मोनेटिज्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मान लीजिए फिक्स रेट होना चाहिए मनी का मार्केट में इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हमने सभी चीज को डिस्कस कर लिया। ओके, तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है वो स्टिमुलेट कर सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो इनमें से कौन सी चीज इसके साथ डील करती है, तो आंसर हो गया केनेसिस इकोनॉमिक्स, यानी गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करेगी मार्केट में पैसा, तो बी होगा इसका आंसर। ओके, सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा जो है वो मेजर नहीं है इकोनॉमिक इनक्वालिटी का, गिनी कोएफिशिएंट, पॉवर्टी रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और लॉरेंस कर्व। 20 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो बेसिकली ये आपका ओनली ऑप्शन होता है जो कि डील करता है प्रोग्रेसिवनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ओके, बाकी जितने भी हैं वो बेसिकली डील करते हैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के साथ में, तो आंसर होगा आपका सी। ओके, एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है REGP इंडिया में, वो एम करता है किस चीज पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करता है रूरल एरियाज में, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, एनकरेज करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अर्बन सेंटर्स में, इंप्रूव करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। करेक्ट आंसर हो गया ए। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, तो बेसिकली डेवलप किया गया था खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के द्वारा। ऑलराइट, जिसको हम KVIC के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। ऑलराइट, और जो साल था आपका वो था 1985। तो जो मेन एम था इस पर्टिकुलर स्कीम का वो था प्रमोट करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए रूरल एरियाज में, और लगभग 20 मिलियन जॉब्स को, सॉरी 2 मिलियन कर लीजिएगा इसको, तो ये था पर्टिकुलर एम। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में वो मेनली फोकस थी किसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, तो मुझे लगता है 20 सेकेंड जो है वो मोर देन द इनफ टाइम है इसको आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर होगा इसका
बी राइस। ऑलराइट। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था जो कि आपका आता है दो फेजेस में, वन फेज जो था वो आया था आपका 1966 से 1967 के बीच में, और फिर आता है आपका फेज टू जो है आपका 1976 से 1977 के बीच में। ऑलराइट। तो यहाँ पे दो फेजेस थे इस पर्टिकुलर ग्रीन रेवोल्यूशन में। ऑलराइट। अब 10th क्वेश्चन है हमारे पास कि, सॉरी इससे पहले क्वेश्चन और है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन थे, तो वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। ऑलराइट। अब 10th क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए फॉरेन ट्रेड को इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इन शॉर्ट में। 20 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है बेसिकली वो क्या करती है आपकी, वो देखती है रेवेन्यू को, उसके कलेक्शन को और उसके खर्चे को। तो डिफरेंस को याद रखेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है बेसिकली वो देखती है फॉरेन ट्रेड को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है बेसिकली ये देखती है रेवेन्यू कलेक्शन एक्सपेंडिचर को। 11th क्वेश्चन हमारे पास है जो इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का IIP इंडिया में मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ विच सेक्टर, एग्रीकल्चर को, मैन्युफैक्चरिंग को, सर्विसेज को और कंस्ट्रक्शन को। 20 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए समय शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके। और बेसिकली इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टैब्लिश किया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। CSO भी कहते हैं इसको हम शॉर्ट में, शॉर्ट में। ओके। और ये है आपकी 1956 है। ऑलराइट। 12th क्वेश्चन अब हमारे सामने है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है नरेगा गारंटीज करता है हाउ मेनी डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। 50 दिनों का, 100 दिनों का, 150 दिनों का या 200 दिनों का। 50 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए समय शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 6। टाइम्स अप। 100 इज करेक्ट आंसर है। ओके। अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, तो उसको याद रखिएगा। ऑलराइट। 13th क्वेश्चन हमारे पास है जो बहुत इजी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्सेस का इंडिया में, GST, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटीज। बहुत ईजी है। 20 सेकंड से आप 15 सेकंड से बेसिकली आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए समय शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पोज होता है आपका कॉर्पोरेट्स पे, उनकी इनकम्स पे। ये डायरेक्टली इम्पोज होता है कॉर्पोरेट्स की इनकम पे, इसलिए ये हुआ गया कॉर्पोरेट टैक्स का ओनली एग्जांपल, सॉरी डायरेक्ट टैक्सेस का।
14th क्वेश्चन हमारे पास है प्रोजेक्ट सक्षम, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसका एम क्या है? डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना, मेक इन इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी बनाना। 20 सेकेंड्स आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इसका ए। 15th क्वेश्चन हमारे पास है, जनधन योजना जो है प्राइमरीली एम्स करती है प्रमोट करने पे सैनिटेशन और हाइजीन को, इंक्रीज करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को, प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू द पुअर, या इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। फिर से 20 सेकंड आपके पास सोचने के लिए, आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी, इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बेसिकली ये एम करता है ओपन करने के लिए बैंक अकाउंट्स को। और किस तरह के बैंक अकाउंट्स? जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स को। ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेक्चर में हमने फिनिश कर लिया है 15 क्वेश्चंस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 15th मोर क्वेश्चन साथ में। तब तक के लिए सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहेगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।